मैं जब आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, व्यूज के लिए बोलता हूँ और कहता हूँ कि अपने दोस्त मित्रों को शेयर कर दीजिए, उसके पीछे मेरा पर्पस इतना नहीं है कि मैं उससे रुपया कमाऊँ। मैं 40 साल पत्रकारिता में रहा हूँ, अच्छे बड़े चैनल में पत्रकार रहा, जब पत्रकारिता की बात भी लोग नहीं सोचते थे। मेरा पर्पस इतना भर है कि जिस चीज़ों को मैं बहुत गंभीरता से, बहुत मेहनत करके लाता हूँ, बहुत कठिनाई से, ये छोटा मोटा सड़क पर नाचने कूदने वाला रील नहीं है। और जब मैं ऐसी समस्या को, ऐसी चीज़ों को, गंभीर विषय को लेकर के आता हूँ तो वो कम से कम उस जगह तक पहुँचे जहाँ तक मैं आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या ज़रूरतमंद तक मैं आवाज़ को पहुंचाना चाहता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, व्यू करेंगे या दोस्त मित्रों को भी शेयर करके सब्सक्राइब करवाएंगे तो आपकी आवाज़ ही बुलंद होगी। मैं यही कहना चाहता हूं। मेरे को 1 रुपया भी ना यूट्यूब से मिलता है ना फेसबुक से मिलता है, इसलिए इस भ्रम में मत रहिए कि मैं आपके सब्सक्राइब करने से रुपया कमाना चाहता हूँ। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा निवेदन है, ताकि आपकी आवाज़ सही जगह तक पहुंच सके, दूर तक पहुंच सके और उसका कोई निदान हो सके, बिहार समृद्ध हो सके। यदि अब तक आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो अपने दोस्त मित्रों में शेयर करके मुझे प्यार समर्थन दें। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पास कभी उस शख्स का भी इनविटेशन आएगा जिस शख्स की शख्सियत का दीवाना बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर हम सबके आइडियल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर हामिद अंसारी से लेकर मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक हैं। डॉक्टर अच्युत सामंत, अभिनंदन होना चाहिए। तो अच्युता सामंत जैसी शख्सियत का अभिनंदन होना चाहिए। तो भगवान भला करे, ऐसा डॉक्टर सामंता, ऐसा लोग देश के लिए चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किड किस और किम्स के फाउंडर, पॉलिटिशियन और सोशल वर्कर डॉक्टर अच्युत सामंता की, जिनसे मिलने मैं जा रहा हूँ उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और यहाँ पहुँचने के बाद जो मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एक इंसान जो 40,000 बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा है, और ना सिर्फ पढ़ाई, रहना, खाना सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है। आई नो इस कलयुग में यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये काम कर दिखाया है डॉक्टर अच्युत सामंता सर ने, जिन्होंने एक छोटे से गाँव से निकलकर 1992 में 5,000 रुपए से 2 किराए के कमरे से इस महान कार्य की नींव रखी और आज किड किड्स और किम्स जैसे यूनिवर्सिटी से देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती दी है। हमें खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हमारे अच्छे कार्यों को देखते हुए डॉक्टर अच्युत सामंता सर ने हमें कॉन्क्लेव में बुलाया और हमें सम्मानित किया, जो कि सच में मेरे लिए एक गौरवान्वित पल है। किड किस और किम्स यूनिवर्सिटी का 35 से भी ज्यादा कैंपस है। साथ ही किड में 80,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और इसके अलावा किस में आदिवासी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्राइबल इंस्टीट्यूट। और हर साल हजारों बच्चे पढ़ाई करके अच्छे पैकेज पर प्लेस होते हैं। और अब बताता हूँ इनके स्पोर्ट्स अचीवमेंट के बारे में। किड ने भारत को 20 ओलंपिक और 2 पैरा ओलंपिक भी दिए हैं। अगर देश में बिहार की बात की जाए तो आप सिर्फ यह नहीं कह सकते कि यहाँ के बच्चे काफ़ी मेधावी होते हैं और वो UPSC में, यानी कि IAS IPS में अपना परचम लहराते हैं। यहाँ के नौजवान इतने कर्मठ और इतने मेहनती होते हैं कि देश के सभी राज्यों को उन्होंने समृद्ध बना दिया है। बल्कि बिहार का नाम भ्रष्ट नेताओं, लूट खसोट करने वाले नेताओं, मंत्रियों में भी अव्वल ही आएगा। क्योंकि आपने तो देखा होगा पिछले दिनों धड़ाधड़ गिरते पुल, भारत में बिहार का नाम तो ऐसे ही लिया जाता है। तो अगर ये चोर बेईमान नेताओं ने अपने चोरी के, लूट के पैसे को अगर बिहार में ही लगा दिया होता तो आज बिहार भारत में सबसे समृद्ध राज्य हो सकता था। अब यह अलग बात है कि इन चोर नेताओं को आपने अपना आदेश, जनादेश देकर के जिताया है, तो आपका निर्णय है, आप लुटेरे चोर नेताओं को जिताइए, मंत्री बनाइए। मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। और आज एक गंभीर विषय लेकर मैं 4-5 दिन की तैयारी के बाद आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कि बिहार को, बिहार के नेताओं, मंत्रियों, इन लोगों ने लूट का जो अड्डा बनाया है, अगर लूट के पैसे को भी उन्होंने बिहार में इस्तेमाल कर दिया होता तो बिहार पिछड़े राज्यों की श्रेणी में नहीं होता। दरअसल अभी 4-5 दिन की छुट्टी में
मैं कुछ काम से भुवनेश्वर चला गया था। वहाँ से लौटा, यूं ही कोर्ट में जज साहब से बात हुई, कहाँ गए थे। मैंने कहा मैं भुवनेश्वर गया था और वहाँ मैं KIIT किट में गया था। उन्होंने तुरंत छूटते ही कहा, आप प्रोफेसर अच्युत समंता की बात कर रहे हैं? मैंने नाम सुना था कि इसी व्यक्ति के द्वारा KIIT किट, किम्स और KISS ये 3 संस्थान बनाए गए हैं, लेकिन मैंने उन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। दरअसल मैं एक बच्चे को मेडिकल PG में एडमिशन कराने के लिए किम्स, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भुवनेश्वर गया था। और वहाँ जो बातें मैंने देखी, मेरा पत्रकार मन अंदर अंदर कोहने लगा और वहीं से मैंने अपने एक डॉक्टर मित्र को फ़ोन लगाया। लगता है बिहारी कहलाने के लायक हम नहीं रहे, या फिर बिहारियों को अब सुसाइड कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा क्या हो गया, और जब मैंने कलिंगा की चर्चा की तो वो भी हतप्रभ रह गए। वो कहानी मैं आपको सुना देना चाहता हूँ कि आप नाले में कीड़े मकोड़े की तरह रहना चाहते हैं, या गंदे नाले को आप साफ करके उसे गंदे नाले को से निकल करके आप बिहार को सुंदर बनाना चाहते हैं। निर्णय आपके हाथ में है। मैं तो आग्रह कर सकता हूं और सच्चाई को एक पत्रकार के रूप में आईने की तरह दिखा सकता हूं। दरअसल जब मैं वहां कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बच्चे को एडमिशन कराने ले गया, एडमिशन के बाद, भोजन के बाद वहाँ के लोगों ने बताया, वहाँ के स्टाफ ने बताया, मैं कभी उड़ीसा बहुत कम गया, गुजरा हूँ, लेकिन रुका नहीं। ये इत्तेफाक है। उड़ीसा हम सब यही जानते हैं, कंधमाल है वहाँ पर, और कई कई ऐसे जगह हैं जहाँ गरीबी, आदिवासी की भूखमरी की चर्चा हम खूब सुनते हैं। लेकिन भुवनेश्वर में जब हम उतरे और जब उस इंस्टीट्यूट में वहाँ के बस में हमें कैंपस घुमाने के लिए कह कर ले जाया गया, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। आप भी सुनिए इसकी गंभीरता को। दरअसल जब हमें घुमाया जाने लगा तो 2.5-3 घंटे में भी उस इंस्टीट्यूट के सभी कैंपस को हम घूम नहीं पाए, और ड्राइवर ने कहा कि वो थक गया है। दरअसल इस इंस्टीट्यूट के 30 कैंपस थे। 30 कैंपस आप समझ सकते हैं, 30 कैंपस मैं कह रहा हूँ। और उस 30 कैंपस में से बमुश्किल हमने 10 से 12 कैंपस का ही भ्रमण किया। और 10 से 12 कैंपस के भ्रमण के दौरान मैंने पाया कि भुवनेश्वर का आधा हिस्सा इस कैंपस के अंदर है। यानी कि एक कैंपस के अंदर जिस बाजार में हम गुजर रहे थे, जहाँ रिलायंस स्मार्ट बाजार जा रहे थे, बड़े बड़े मॉल जा रहे थे, वो सब कैंपस के अंदर के हिस्से थे। और जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने एक से बढ़कर एक खेल मैदान देखा। कोई ऐसा खेल नहीं भारत का या विश्व का जिसका खेलने का मैदान वहाँ नहीं था, खेलने की व्यवस्था नहीं थी। मेरी बस गुजर रही थी, मेरा पत्रकार मन और मेरा कैमरा चलने लगा, और फिर मैंने जो तस्वीरें खींची है वो आपको दिखाते जाता हूँ और बताता हूँ कि आपको निर्णय करना है कि आप किस बिहार में रहना चाहते हैं। वही बिहार जो गौरवशाली था, समृद्धशाली था, जिसका इतिहास विश्व में लोग चर्चा करते थे, उसी बिहार के हम बिहारी हैं। या फिर हम हिंदू मुसलमान करके, या फिर हम जाति के आधार पर बट करके बिहार को बर्बाद होते देखेंगे। तो हमने जो देखा और भ्रमण किया तो मैं हतप्रभ रह गया। लौटा और मैंने उसको बनाने वाले, उस इंस्टीट्यूट को चलाने वाले के बारे में जानना चाहा। उत्सुकता बढ़ी और मैंने जब खोला तो मुझे एक व्यक्ति दिखा, वन मैन शो, एक व्यक्ति, प्रोफेसर अच्युत सामंता। प्रोफेसर अच्युत सामंता कौन है ये? पिता, 4 वर्ष की आयु थी जब इनकी, तब पिता का देहांत हो गया। माँ ने 6 बच्चों को इनके साथ पाला। गरीबी ऐसी कि आप यकीन नहीं कर सकते। कहा जाता है कि पिता गार्ड की नौकरी करते थे, इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप। और फिर उस एक व्यक्ति की सोच ने उड़ीसा को कहां से कहां पहुंचा दिया, भुवनेश्वर शहर को कहां से कहां पहुंचा दिया। और उड़ीसा का नाम आज देश में नहीं विश्व में लिया जाता है, क्योंकि यहाँ जो कुछ पैदा किया जा रहा है, जो खेती की जा रही है उड़ीसा जैसे बंजर जगह में, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जब मैंने सर्च किया तो पाया कि इस जगह पर 1992 में प्रोफेसर अच्युत सामंता ने एक कलिंगा इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके KIIT खोला। 1992
आप जोड़ते जाइएगा वर्ष और हिसाब, आपको पता चल जाएगा कि कितने वर्ष लगे हैं। मात्र आपको पता चल जाएगा कि कितने वर्षों में, मात्र 30 वर्षों में सब कुछ बदल गया। यहाँ तो हमारे यहाँ तो बिहार में सैकड़ों हजारों साल का शिक्षा का इतिहास रहा है। हम तो और नीचे चले गए, जहाँ कॉलेज स्कूल में कोई टीचर नहीं है, बच्चे पढ़ने के लिए, कोचिंग लेने के लिए भी कोटा और दिल्ली जा रहे हैं। और उड़ीसा तो प्रोफेसर अच्युत समंता की बात कर रहे थे, उन्होंने ITI खोला। मतलब यहाँ गली गली में ITI खुला है। घुसखोरी करके ना ट्रेनिंग है ना पढ़ाई है, सिर्फ नेताओं को पैसे पहुँचाइए और ITI खोल के ले जाइए, पैसा कमाइए, लूट मचाइए, जो करना है। तो इस एक व्यक्ति ने 19 से 24 तक वो प्रोफेसर अच्युत समंता बीजू पट्टायक के जनता दल से MP भी रहे। ऐसे जगह में कंधरमाल से वो MP रहे और फिर 24 के बाद वो MP नहीं है और उन्होंने राजनीति से त्याग भी कर दिया है, राजनीति का। तो जरूरी है कि कोई व्यक्ति विधायक बने, MP बने। एक व्यक्ति अगर प्रोफेसर अच्युत समंता हो सकता है और वो व्यक्ति अगर पूरे उड़ीसा में एक अलग से क्रांति जगा सकता है, जो विश्व में अपना नाम कमा सकता है, तो क्या विधायक मंत्री नहीं कर सकता है, MP नहीं कर सकता है? एक आम आदमी ने क्या किया, वो कहानी है उड़ीसा की। और जब ITI उन्होंने खोला, फिर ITI के बाद उन्होंने तरह तरह के पढ़ाई की व्यवस्था की, लगभग 50 तरह की, फिल्म, फैशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल लैंग्वेज। इस तरह से उन्होंने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, उसका दूसरा इंस्टीट्यूट खोला। फिर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जहाँ मेडिकल की अव्वल दर्जे की पढ़ाई होती है। बहुत नंबर आएगा तब आपका एडमिशन होगा वहाँ। बिहार में जितना नंबर में एडमिशन होता है उतना में कलिंगा में एडमिशन नहीं होगा। मैंने सुना था लोगों से, लेकिन मुझे लगता था कि चलो अपने बच्चे का एडमिशन कराता है तो हर व्यक्ति किसी इंस्टीट्यूट के बारे में अच्छा ही बोलता है। जब मैं बस में भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे, 5 बरस से लेकर 10-11 बरस के बच्चे कतार में ड्रेस में खाने के लिए लाइन लगे थे। मुझे लगा कि बड़ों का इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट, मेडिकल साइंस का इंस्टीट्यूट, सोशल साइंस का इंस्टीट्यूट, यहाँ छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं? यकीन मानिए, जब मैंने फिर सर्च किया तो पाया कि प्रत्येक साल 80,000 आदिवासी ट्राइबल, मैं आदिवासी बोल रहा हूँ, ट्राइबल बच्चों को किंडर स्कूल से, क्लास से लेकर उच्चतर शिक्षा तक मुफ्त में अच्युत समंता के इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की जाती है। आपको कुछ कहीं नहीं जाना है, चाहे B.Ed करना हो, चाहे सोशल साइंस करना हो, चाहे टेक्निकल ट्रेनिंग लेना हो, चाहे मेडिकल पढ़ना हो, चाहे इंजीनियरिंग पढ़ना हो, चाहे फिल्म सीखना हो, चाहे अन्य कुछ भी फॉरेन लैंग्वेज सीखना हो। आप यकीन नहीं करेंगे कि अच्युत समंता के 3 इंस्टीट्यूट, किड्स, किस और किम्स, इनके 30 कैंपस में सैकड़ों हजारों एकड़ में फैला 18 खेल मैदान है, 18 खेल कैंपस है। और ये छोटा, जैसे हमारे बिहार में छोटा छोटा होता है, एक मोइनुल हक है जो संभाले नहीं संभल रहा है। उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कलिंगा का, जो अच्युत समंता ने बनाया है, उसके अंदर में कोई ऐसा खेल नहीं, 25 खेल। और इनके द्वारा हर साल 5,000 खिलाड़ी तैयार किया जाता है। स्विमिंग हो, खो खो हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, दौड़ हो, हॉकी हो, बास्केटबॉल हो। और जब हम भ्रमण कर रहे थे तो दोपहर का समय था, लेकिन हर मैदान खचाखच भरा था और खेल कंपटीशन प्रतियोगिता चल रही थी। लोग वहाँ एडमिशन करा रहे थे। मैंने नाइजीरिया के, अफ्रीका के, केरल के लोगों को देखा, पूछा, उन लोगों ने बताया केरल बहुत आगे चला गया है, लेकिन उड़ीसा के अच्युत समंता के इस किट्स में खेल के ऐसे ऐसे साधन हैं जो केरल में भी नहीं है। इसलिए भुवनेश्वर उनको आना मजबूरी है। और हर साल 5,000 खिलाड़ी निकालने वाले इस इंस्टीट्यूट से ओलंपिक के खेल में भाग लेकर पदक जीतने वाले लोग भी पैदा हुए हैं। एक यूनिवर्सिटी देखने आई थी, लेकिन यहाँ आकर समझ आया ये सिर्फ जगह नहीं है, ये एक विजन है। 32 कैंपस और हर कैंपस की अपनी कहानी, जहाँ रास्ते भी डिसिप्लिन सिखाते हैं और हवा फ्यूचर की बात करती है। स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, हॉस्पिटल, हॉस्टल्स,
सेफ्टी, रहना खाना इतना व्यवस्थित जैसे पूरी एक सिटी एक कैंपस के अंदर बस गई हो। यहाँ 80,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स सिर्फ डिग्री नहीं लेते, अपनी पहचान बनाते हैं। और इस पूरी सोच के पीछे सिर्फ एक इंसान नहीं, एक दृष्टिकोण खड़ा है। अच्युत सामंत सर, जो किस और किम्स जैसे संस्थानों को चलाते हैं। गरीबी के बावजूद सपना छोटा नहीं हुआ और आज वही सपना हजारों जिंदगियों का सहारा है। 40,000 से ज्यादा गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन, रहना खाना और मेडिकल सुविधा, ऐसा ना मैंने कभी सुना था ना कभी देखा था। किट ने देश को दिए 20 ओलंपियंस और 2 पैरालंपियंस। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, सपने तैयार होते। और सिर्फ इतना ही नहीं, आर्ट ऑफ गिविंग के माध्यम से सामंत सर का लक्ष्य है 2 लाख गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे। मुझे यहाँ 1200 किलोमीटर दूर से एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया। अच्युत सामंत सर से मिलकर मुझे सिर्फ खुशी नहीं हुई, गर्व महसूस हुआ। कलार बंका गांव के रहने वाले प्रोफेसर अच्युत समंता रसायन शास्त्र एमएससी की डिग्री प्राप्त करने के बाद भुवनेश्वर में ही पढ़ाने लगे थे और उनके मन में जो विचार आया 1992 से उन्होंने शुरुआत की और 2025 आते आते वो भुवनेश्वर शहर में कम से कम 2 लाख लोगों को अपने साथ जोड़े हुए हैं। आप अंदाजा करिए कि 80,000 ट्राइबल आदिवासी बच्चों को मुफ्त शिक्षा, चाहे कोई भी शिक्षा लेनी हो, एक ही कैंपस के अंदर 30 कैंपस के अंदर आप ले सकते हैं। 40,000 बच्चे जो इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं अन्य पढ़ाई में अन्य राज्यों से देश भर से पढ़ते हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं। और इतने लोगों को रखने, पढ़ाने के साथ साथ अन्य तरह के रोजगार में लाखों लोगों को जोड़ा गया है। 35 राज्य के खिलाड़ी यहाँ खेल सीखने आते हैं और 25 से ज़्यादा खेल की विधा यहाँ सिखाई जाती है। 18 कैंपस हैं इनके अंदर, 18 खेल मैदान है, तरह तरह के खेल के, अलग अलग खेल के। 30 कैंपस है। एक भुवनेश्वर शहर को तो अकेले एक व्यक्ति वन मैन शो ने चला रखा है। कलारबंका गांव के प्रोफेसर अच्युत समंता का संयोग कहिए कि उनके गांव का नाम भी के से शुरू होता है। उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के से रखा। फिर उन्होंने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रख के, और फिर जब वो एमपी बने, एक बार उन्होंने बीजू जनता दल से एमपी बन करके जब सेवा करने का प्रयास किया तो वो कंधार मल से बने। तो के उनके साथ जुड़ा रहा और संयोग से ऐसे व्यक्ति एमपी एमएलए की क्या मुराद ऐसे व्यक्ति के सामने में जिसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया और वो अब तक अविवाहित हैं, कोई मोह ममता नहीं। नवीन पटनायक के बारे में भी हमने गाड़ी में बैठे बैठे कई कार वाले से पूछा, उड़ीसा के बारे में पूछा, वहाँ बीजेपी सरकार बनने के बारे में पूछा, उसके बारे में भी बताऊंगा आपको थोड़ा बहुत। लेकिन प्रोफेसर अच्युत समंता, नवीन पटनायक दोनों अविवाहित हैं, दोनों संघर्ष कर रहे हैं, दोनों को अपने राज्य के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति बहुत मर्म है। और प्रोफेसर अच्युत समंता ने तो बहुत गरीबी मुफलिसी से निकल करके ये तय किया और उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी बच्चे की तीसरी आंख की तरह है और उन्होंने शिक्षा पे अपना पूरा सब कुछ लगा दिया है। और ऐसी शिक्षा जिसके कारण सबसे कम उम्र के उप कुलपति के रूप में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है। उन्होंने 15 से ज्यादा सम्मान पाया है और ऐसे व्यक्ति को राजनीति में आने से राजनीति शुद्ध हो सकती थी, लेकिन वो एक बार एमपी बनने के बाद निश्चित रूप से राजनीति से उनका मोह भंग हुआ होगा, क्योंकि सच्चा समाज सेवा करने वाला व्यक्ति राजनीति में कहीं टिक नहीं सकता। राजनीति में बिहार के जो नेतागण हैं वही हो सकते हैं जो लूट करके, बिहार में लूट खूब मचाते हैं, लूट लो भाई, लेकिन लूट करके वो पैसा दूसरे राज्यों में लगाते हो, स्विट्जरलैंड भेजते हो, दिल्ली में फ्लैट खरीदते हो, बेंगलोर में जाकर कंपनी खोल लेते हो, दिल्ली बेंगलोर में होटल खोलते हो, रेस्टोरेंट खोलते हो। वो पैसा अगर तुमने बिहार में लगा दिया होता, वो चोरी का पैसा ठीक है, जनता का ही पैसा था, तुमने लगा दिया होता, उसकी कमाई तुमको मिलती, लेकिन उसके साथ लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता और वो पैसा किसी न किसी रूप में बिहार के लोगों को समृद्ध बनाने में काम आ जाता। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, बिहारियों को भी मतलब नहीं है, बिहार के नेताओं को तो कोई मतलब है ही नहीं। आपको बताएं 1936 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा दोनों एक साथ अलग हुआ।
दोनों एक साथ राज्य बना और दोनों अलग तरीके से बढ़ने लगा। बिहार का पहले से इतिहास रहा है और फिर आपको थोड़ा डाटा हम आपको बता देते हैं। वो डाटा सुन करके आपकी आंखें चौंधिया जाएगी। बिहार की आबादी इस वक्त 10 करोड़ से 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी 10 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ 41 लाख के करीब। और यहाँ जो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, इसकी संख्या क्या है आपको बता देते हैं। यहाँ के मेडिकल कॉलेज की संख्या है बिहार में 13 सरकारी और 8 निजी, उसमें एम्स हो, पीएमसीएच हो, जो कुछ भी है। और उड़ीसा में भी आप देख लीजिए, आबादी 4 करोड़ 19 लाख 2011 की जनगणना, आधे से भी कम है। और वहाँ भी 12 से 14 एम्स और अन्य सरकारी कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, और 6 से 7 प्राइवेट कॉलेज हैं, जिसमें से एक की कहानी आपको हम बताएं। इस एक के अंदर सैकड़ों घुस जाएगा। इस एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर 25 मेडिकल कॉलेज घुस जाएगा, 25 इंस्टीट्यूट घुस जाएगा। बिहार का छोटा छोटा कुनवा जैसा, कुकुरमुत्ता जैसा, गली गली में छत के ऊपर नर्सिंग कॉलेज, छत के ऊपर फार्मा कॉलेज, छत के ऊपर मेडिकल कॉलेज, यही पहचान है ना। अगर इक्का दुक्का छोड़ दीजिए तो मैंने एक इंस्टीट्यूट की कहानी आपको अभी सुनाई है। तो जिस बिहार की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ 41 लाख था, वहां भी उतना ही मेडिकल कॉलेज। और वही उड़ीसा जहां आधे से भी कम आबादी है, वहां भी उतना ही मेडिकल कॉलेज। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करिए, उड़ीसा में 120 से 170 इंजीनियरिंग कॉलेज है। हमारे जमुई के भी कुछ लोग वहां इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, बेहतर होगा तभी तो। और हमारे बिहार में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं? 50 से 70। आबादी दुगनी, इंजीनियरिंग कॉलेज 50 से 70। और इंजीनियरिंग कॉलेज का हाल कुछ छिपा हुआ नहीं है आपसे। मेडिकल कॉलेज का जब हाल छिपा हुआ नहीं है, मेडिकल कॉलेज तो कभी भी भव्य ही होता है। जब उसका हाल छिपा हुआ नहीं है तो इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या हाल आपको बताना है। इंजीनियरिंग कॉलेज तो कहीं भी खोल दिया होगा। तो जिस उड़ीसा की आबादी बिहार से आती है, वहां इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या उससे दुगनी है। आप समझिए कि जिस राज्य में मैकाले की बात इन लोग कर रहे हैं, मैकाले की शिक्षा, बिहार की शिक्षा को ध्वस्त करके बिहारियों की योग्यता को, उसकी मेधा को बर्बाद करके लूट लिया और बिहार को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। और आप लोग तैयार नहीं हैं समझने के लिए। जात ढूंढते हैं, ढूंढिए, जात भी ढूंढिए, धर्म भी ढूंढिए, अपने प्रिय नेता चोर नेता भी ढूंढिए, लेकिन बिहार की अपनी मिट्टी के प्रति थोड़ा सा तो मर्म रखिए, दया रखिए। कहीं जाकर देख तो आइए कि क्या क्या हुआ है। क्या ये डाटा किसी मीडिया वाले ने आपको बताया? नहीं बताएगा ना। मीडिया इनके द्वारा फेंके हुए टुकड़े से पलता और चलता है। मैं कहता हूँ आपको कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, व्यू कर दीजिए। मुझे उससे 1 रुपया भी नहीं मिलता है यूट्यूब से या किसी से। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं जो आवाज़ लगाता हूँ, ये बहुत कठिन विषय उठाता हूँ मैं, वो विषय ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, प्रधानमंत्री तक पहुँचे, मुख्यमंत्री तक पहुँचे, बिहार की आवाज़ पूरे विश्व में गूंजे, तभी बिहार की बेहतरी हो सकती है। मैं इसके लिए आपको बोलता हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, व्यूज कर दीजिए। उससे पैसा वैसा नहीं मिल रहा है हमको। मेरे अंदर का पत्रकार मरा नहीं है, मेरे अंदर का बिहारी मरा नहीं है, मेरे अंदर का दर्द मरा नहीं है। मैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी आवाज़ लगाता रहूँगा, चाहे रिजल्ट उसका जो भी हो, आप समझिए ना समझिए, मैं आवाज़ लगाना बंद नहीं करने वाला। मैंने छोटा छोटा 2-4 डाटा आपको बताया। एक व्यक्ति ने उड़ीसा को कहां से कहां पहुंचाया, और हमारे यहाँ के चोर लुटेरे नेता जो कि केंद्र की राजनीति में बड़ा स्थान रखते हैं, हमेशा इनका दबदबा रहा है, उड़ीसा के नेताओं का नहीं रहा है। उसके बावजूद हमारा बिहार पिछड़ता जा रहा है। तो मैंने एक उड़ीसा की कहानी अभी आपको, भुवनेश्वर की कहानी सुनाई, प्रोफेसर अच्युत समंता की कहानी सुनाई, जो एक गरीब ट्राइबल गांव से निकल करके एक व्यक्ति हजारों लाखों ट्राइबल लड़के लड़कियों की शिक्षा मुफ्त दे रहा है। और एक हमारे यहाँ के लुटेरे नेताओं की लंबी फहरिस्त है, जो आज़ादी के वक्त, आज़ादी के पहले से, वही बिहार है ना, राजेंद्र बाबू का बिहार, देश के प्रथम राष्ट्रपति का। कहाँ हम पहुँच गए।
उनकी शिक्षा के कारण बिहार को जाना जाता था। भाई क्यों आप लोग समझने को तैयार नहीं है, क्यों आवाज लगाने को तैयार नहीं है? आप जिसको मन है उसको जिताइए, लेकिन बिहार को तो बचाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ। मैंने गाड़ी में चलते हुए लोगों से पूछा कि भाई यहाँ तो सरकार बदल गई है, क्या आपको लग रहा है? उन्होंने बताया कि बीजू पटनायक पायलट थे और आज़ादी के समय से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठा करके लाया जब चारों तरफ पहरा था, और वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने, 2 बार मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद उनके पुत्र नवीन पटनायक 4 बार मुख्यमंत्री रहे। नवीन पटनायक इस बार हार गए। बीजेपी के मोहन चरण मांझी जीते हैं। मैंने फोटो देखी सब जगह, गाड़ी वाले से यूं ही बात करते हुए कैब वाले से पूछा, उन्होंने हंस करके कहा मोहन चरण मांझी को तो कोई पहचानता नहीं। आपको ये कहा जाता है कि एक गरीब कार्यकर्ता जिसके का कोई पहचान नहीं है उसको बीजेपी मुख्यमंत्री बना रही है। नहीं, ऐसी बात है। अगर ऐसा होता तो एमपी में शिवराज सिंह चौहान काम अच्छा कर रहे थे, उनको हटा दिया गया। दिल्ली में रेखा गुप्ता, उड़ीसा में मोहन चरण मांझी। उन लोगों ने, गाड़ी वाले ने हंस के बताया कि आप सामने चलती हुई बस को जो देख रहे हैं गाड़ी वाले ने बताया कि आप जो सामने चलती हुई बस को देख रहे हैं, इस बस पर पीछे नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की तस्वीर लगी हुई थी। उन्होंने बताया कि ये गाड़ियां नवीन पटनायक ने चलाया, लेकिन किसी भी गाड़ी पर उन्होंने तस्वीर नहीं लगाई थी। वो कौन थे मैं नहीं जानता, मेरा कोई परिचय नहीं था। मैंने 3 गाड़ी वाले से बात किया, भीमसेन, छगायत, प्रशांत, विक्रम। हर गाड़ी वाला जैसे एक ही टेप रिकॉर्डर बजा रहा था। हम लोगों से भूल हो गई, और वो भूल इसलिए कि कोई पांडियन सचिव थे नवीन पटनायक, तमिल। उन्होंने विकास किया उड़ीसा का, लेकिन बाद के दिनों में जब नवीन पटनायक अब 80 साल के होने वाले हैं, तो नवीन पटनायक के कार्यकाल में अंतिम दिनों में वो ज़्यादा पावरफुल हो गए। लोगों को लगा कि हमारी उड़िया पर तमिल हावी हो जाएगा, और उन्होंने नवीन पटनायक को हरा दिया। लेकिन अभी भी वो ये कह रहे हैं कि अगर 5 साल नवीन पटनायक जिंदा रह गए तो इस बार जरूर जिताएंगे। अभी 1.5 साल में उनकी बात बदल गई है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं उड़ीसा में, ये सब कुछ उनका किया हुआ है, और उड़ीसा सुंदर था, चाहे हाईवे हो, चाहे 4 लेन हो, चाहे सड़कें हो, चाहे व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि यहाँ बीजू कार्ड चलता था, आप जो आयुष्मान कार्ड बोलते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ, गाड़ी वाले ने बताया, मुझे नहीं मालूम, गाड़ी वाले ने मुझे बताया कि यहाँ बीजू कार्ड चलता था, आयुष्मान कार्ड नहीं चलता था। बीजू कार्ड क्या था भाई? तो उन्होंने कहा कि जब आयुष्मान कार्ड में है कि आप भर्ती होइएगा, इतना टाइम है, ये शर्त है, तब आपका कार्ड उसमें उपयोग किया जा सकता है। बीजू कार्ड में कोई लिमिट नहीं था। बीजू कार्ड में अगर 10 रुपये का पैथोलॉजी टेस्ट भी कराने जा रहे हैं, आप बीजू कार्ड का इस्तेमाल कर सकते थे। अब बीजू कार्ड बंद करके आयुष्मान कार्ड वहाँ चलाया गया। मैंने चेन्नई में देखा था, अम्मा की रसोई 5 रुपये में खाना कोई भी व्यक्ति खा सकता था। उन्होंने बताया कि यहाँ बीजू पटनायक से लेकर नवीन पटनायक के राज में, बीजू जनता दल के राज में, यहाँ भी खाने की रसोई 5 रुपये खाना वाला चल रहा था। मैंने बहुत बड़ी चीज़ देखी है। मैं जब चेन्नई गया था, मैं चेन्नई की कहानी आपको सुनाऊंगा। मैं हैदराबाद गया, मैं हैदराबाद की कहानी सुनाऊंगा। अभी मैं उड़ीसा गया था, मैंने उड़ीसा से बिहार के नेताओं की तुलना कर दी है। उड़ीसा का एक व्यक्ति वर्सेस बिहार के सभी भ्रष्ट, चोर, डकैत नेता और मंत्री। उसी तरह मैं फिर से आपको सुनाऊंगा, बिहार वर्सेस चेन्नई के नेता, बिहार वर्सेस हैदराबाद के नेता। हो सकता है अन्य राज्य के नेता भी बेईमान हो, चोर हो, वो अपना एक एक पाई रुपया शिक्षा में, बच्चों के लिए, अपने राज्य की समृद्धि के लिए लगाते हैं, उससे पैसा कमाते हैं और हजारों लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, और हमारे बच्चे उन्हीं के इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ते हैं। मैं चेन्नई के एसआरएम की कहानी सुनाऊंगा आपको, मैं हैदराबाद के एनाडू की कहानी सुनाऊंगा, जहां लाखों लोग रोजगार पा रहे हैं। हमारे बिहार के लोग वहां जाकर झाड़ू लगा रहे हैं, क्योंकि हम इन चोर लुटेरे को जिता रहे हैं, जिसको थोड़ा भी मर्म नहीं है हमारे राज्य से। यहीं का पैसा लूटते हैं और यहाँ से दूसरे राज्य को जाकर समृद्ध बना रहे हैं, और यहाँ के लोगों को भिखारी बना रहे हैं। धन्यवाद। लोक आस्था का महापर्व छठ, लोक आस्था प्रकृति का पर्व जो छठ है, बहुत अच्छा चीज है। कोई पर्व नहीं है जो इतना प्यार से, इतना अच्छा से सब कुछ प्रकृति का पूजा करते हैं। वो सूर्य हो, जल हो,
हवा हो, जो भी हो प्रकृति का चीज को ये छठ पर्व में पूजा करते हैं सब लोग, प्रकृति का खाना खाते हैं। एक बहुत अच्छा परंपरा है। अरे इसको भी पालन करना बहुत कष्ट है। मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग का 2 बच्चा किटिया इसको 3 दिन हो गया पालन कर रहे हैं, उपवास ठहर के। छठ मैया ने तुम लोग सबको आशीर्वाद करे, तुम लोग का जीवन सुखमय हो, अच्छा से पढ़ाई करके नाम करो। मैं भी मेरा शुभेच्छा ज्ञापन करता हूँ। हर साल जैसे इस साल भी मैं भुवनेश्वर में उपस्थित हूँ, तुम लोग का छठ पर्व में मैं योगदान किया हूँ। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। इन छठ माया का आशीर्वाद मैं भी खुद कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।